नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका क्लास 12 फिजिक्स का एजुकेटर हूं और मैं इस समय एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, मैं आज उसका लेक्चर नंबर 2 डिलीवर कर रहा हूं। इस लेक्चर नंबर 2 में आज हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है, हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और इसी को इंग्लिश कहेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में जो हमारी कल की क्लास अपलोड हुई थी उसमें हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट के कुछ डेफिनेशंस के बारे में, क्या होता है, जैसे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के डिफरेंसेस के बारे में ये चीजें देखी गई थी। ठीक है, आज की क्लास में कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन कल एक मेजर टॉपिक हमने देखा था, वो क्या था कि जैसे कोई अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, अगर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उसको पैरेलल लाइन के थ्रू दिखाते हैं, समांतर रेखाओं के द्वारा। तो कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र था जिसकी तीव्रता हमने कितना लिया था, B, और इस B चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक कुंडली रखी थी। कुंडली कैसी थी, आयताकार कुंडली। इसके भीतर हमने क्या रखा था, एक आयताकार कुंडली यहां पे रखा था, और कंडीशन थी कि कुंडली क्या करना है, एक एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग ओमेगा से इसको कर रहे हैं, हम रोटेट करा रहे हैं। मतलब ऐसी नहीं है कुंडली ऐसी रखी गई है, एक कुंडली कुछ यू टाइप में ऐसे रखी गई है इस चुंबकीय क्षेत्र में, और एक ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। बात समझ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हमेशा आप रखिएगा, अगर फ्लक्स आपको सीखना है, फ्लक्स या ईएमएफ अगर आपको सीखना है, प्रेरण इंड्यूस प्रेरण जो होता है, प्रेरित विभव जो होता है, उसको समझना है, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर कुंडली, कोई कुंडली है कि जैसे मान लीजिए कि ये कुंडली है, अगर हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, बी ए होता है। बी क्या है, आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है। अगर इस क्षेत्रफल से होकर के आपकी फील्ड रेखाएं जाएंगी तो इस पे क्या डेवलप होगा, फ्लक्स होगा। ये बात क्लियर है। अगर फ्लक्स आपका डेवलप हो रहा है, फ्लक्स मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स यहां पे होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा किया जा रहा है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे अगर यहां से 4 फील्ड लाइन इधर से निकल रही है और यहां से जा रही है, इधर प्रवेश कर रही है, यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो अगर ये रुकी है तो मैं पूछूं कितनी फील्ड लाइन यहां से जा रही है, तो आप कहेंगे 4 है। लेकिन अगर इसी को हम रोटेट करा दें तो एक समय आएगा कि बहुत ज्यादा फील्ड लाइन 4 के चारों पास करेंगी। क्यों, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया तो पता लगा एक भी फील्ड लाइन यहां से नहीं जाएंगी। मतलब रोटेट अगर इसको करेंगे तो समय के साथ साथ जो इस कुंडली से बद्ध फ्लक्स होगा उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो फैराडे ने कहा था कि जब कभी किसी कुंडली से बद्ध है, क्या मैंने बताया कि जैसे कुंडली है, कितनी फील्ड लाइन चलो यहां से पास कर रही है, अगर आप देख के बताओ, आप कहेंगे 1 2, एक 3 भी। आप देखिए अगर मैंने कुंडली बनाया है तो इसके अंदर से कितनी लाइन पास कर रही है, तो 1 2 3। अगर हम इसको घुमाएंगे तो एक समय अगर 3 की तीनों पास करेगी, ऐसा सीधा हो जाएगा कुछ इस टाइप में, ऐसा सीधा सीधा, तो एक भी लाइन पास नहीं करेगी, फिर 2 करेगा, फिर 1 करेगा। मतलब कि समय के साथ साथ अगर हम इस कुंडली को घुमा रहे हैं तो इसके फ्लक्स में क्या होगी, परिवर्तन, और परिवर्तन जब भी होता है फ्लक्स में तो एक चीज उत्पन्न होता है। फैराडे ने बताया था, मैंने चैप्टर नंबर 6 में इस बात का उल्लेख किया था, जस्ट इसके पहले वाले में, कि क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। लेकिन हम यहां पे पढ़ रहे हैं किसी कुंडली के सापेक्ष में, तो कितना जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि एन क्या है, इसके फेरों की संख्या है। ठीक, बी क्या है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई उसकी तीव्रता है बी। ए क्या है, इसका एरिया, क्षेत्रफल। ओमेगा क्या है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से इसको मूव कर रहे हैं। अगर हम सीधा चल रहे हैं तो वेग होता है, लेकिन अगर हम किसी बॉडी को किसी अक्ष के परितः घुमाते हैं तो वहां पर कोणीय वेग होता है। ठीक है, उसको हम वी से ना लिख करके ओमेगा से लिखते हैं। ये बात क्लियर है। चैप्टर नंबर 11 में था ये चीजें, फर्स्ट बुक में। ठीक है, तो कितना होता है, एन बी ए ओमेगा या एन बी ए साइन ओमेगा आप लिखिए। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला होता है, ये जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल जनरेट हुआ था उसका फॉर्मूला है। ये सब सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिलीवर किया, सिर्फ आज हम आपको रिकैप कर रहे हैं। ठीक,
इसके बाद इसका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में भी मैंने एक डेफिनेशन को कवर कर दिया था, वो क्या था उसको सीखेंगे आज। देखिए यहां पे किसका फलन है, गणित में आप जानते होंगे साइन फलन है। किसका है, साइन का फंक्शन है। तो साइन फंक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो मैथ में आप देखे होंगे साइन फंक्शन की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, नहीं -1 होती है। -1 से 1 के बीच में साइन का मान होता है। कभी साइन का मान 2 नहीं हो सकता, मतलब साइन की एक वैल्यू है, सेट है। क्या होता है इसका रेंज -1 से 1 के भीतर ही होता है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा, इसी के भीतर लाई करेगा हमेशा। तो इसका जो ईएमएफ जनरेट होगा वो किस ग्राफ को फॉलो करेगा, साइन ग्राफ को, क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, NBA साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला भी बताया आपको। तो एक ग्राफ बनाते हैं, इसको समझिए, फिर यहां से आपको बताएंगे टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड तो मैंने पढ़ा दिया था, आज आपको फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे। इस चीज को मैंने बताया था यहां पे, और पीक वैल्यू के बारे में बताए थे। अच्छा एक चीज और देखिए, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया NE = NBA साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपकी ओमेगा टी = कितना हो जाए, 90 हो जाए। अगर ओमेगा टी बराबर कितना ले लें, 90 ले लें, तो साइन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ई के बराबर क्या हो जाएगा, तब उस कंडीशन में इनिशियल कंडीशन होती है, तो E0 बराबर NBA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, तो NBA के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, E0 लिख सकते हैं। तो E0 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, E = E0, इसको नॉट पढ़ेंगे, 0 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, नॉट, और उस नॉट की स्पेलिंग ए होती है। ठीक, और इंग्लिश में जानेंगे तो उसको गांठ कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो मैं क्या बताया आपको, क्या जनरेट होता है, E = E0 साइन ओमेगा टी। तो जाहिर सी बात है, आपको साइन दिख रहा है, तो किस फलन को पालन करेगा, साइन का। और साइन का फलन हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो यहां पे हम 0 ले ले रहे हैं, टाइम पीरियड आपका। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम ये वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी नहीं कहेंगे इसको, वोल्टेज का ग्राफ है, विभव का, क्योंकि दोनों चीजें आपकी साथ साथ रहेंगी। और यहीं पे करंट का हम दिखा दे रहे हैं। ये जो साथ साथ ग्राफ चल रही है किसकी है, करंट की है। अब देखिए यहां पे ये डॉटेड लाइन किसको बता रहा है, एक करंट का है। अब देखिए यहां पे, अब आप मैं पूछूं, ये वोल्टेज की यदि ग्राफ को बता रहा है, तो वोल्टेज का अधिकतम मान आपको कहां दिख रहा है, इस पॉइंट पे दिख रहा है कि यहां पे दिख रहा है। आप कहेंगे जहां पे बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचा है, शीर्ष वाली पॉइंट यही तो है। शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं पीक, इसीलिए इसका नाम होता है पीक वोल्टेज या शिखर वोल्टेज हिंदी में कहते हैं। पेपर में आता है 1 नंबर में कि शिखर वोल्टेज क्या है। तो शिखर वोल्टेज, शिखर कहां होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, तो उसकी मैक्सिमम पॉइंट एवरेस्ट। ठीक, तो शिखर क्या होता है, बिल्कुल चोटी पे एकदम ऊपर होता है। तो उसी तरीके से इस वोल्टेज का जो अधिकतम मान है आपको कहां दिख रहा है, बिल्कुल यहां पे पीक पे दिख रहा है ना। इस पीक वाले पॉइंट को हम कहते हैं पीक करंट, सॉरी पीक वोल्टेज, वी की बात कर रहे हैं ना, पीक वोल्टेज। और पीक वोल्टेज को दर्शाते किससे हैं, V0 से। ठीक है, इसी तरीके से धारा का भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा उच्चतम मान। यहां पे देखिए ए वाले पॉइंट पे हम यहां पे यदि दिखाना चाहें, ये क्या है, डॉटेड लाइन किस चीज को बता रहा है, डॉटेड लाइन आप कहेंगे करंट को बता रहा है। तो करंट की मैक्सिमम पॉइंट यहीं पे होगी। ठीक, यहां सब मान के चलिए न्यूनतम वैल्यू है, लेकिन इस चरम बिंदु पर यहां पे जो एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है, हम आगे ऐसे ग्राफ को बढ़ा दें तो इस पॉइंट पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देगी कि नहीं करंट की। तो इस करंट के अधिकतम मान को हम किससे दिखाते हैं, I0 से दिखाते हैं। क्लियर हो कोई बात, पेपर में बहुत बार पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर का पलटेंगे पेपर, तो वहां पे एक बात लिखा जाता है कि पीक करंट क्या है। इंग्लिश में पीक करंट कहते हैं, हिंदी में शिखर धारा कहते हैं। तो शिखर धारा क्या है कि प्रत्यवर्ती धारा का मान जब अधिकतम होता है, पीक पे पहुंच जाए। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए पहला, फिर उसमें हमने डेफिनेशन एक बताया था, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड।
नहीं, पहला क्या, पहला तो हमने ये बताया था, ये दूसरा हो जाएगा। पहला हमने यही बता दिया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, जो पीक वैल्यू, मतलब कि शिखर वोल्टेज और शिखर धारा के बारे में चर्चा किया। तो शिखर धारा शिखर वोल्टेज आपको क्लियर हो गया कि नहीं? शिखर वोल्टेज का मतलब क्या है? जब वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाए, और शिखर धारा का मान क्या हो जाए? जब करंट की वैल्यू बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है बात? सेकंड टॉपिक हमने चर्चा किया था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल हो गया कि एक कंप्लीट साइकिल, साइकिल का मतलब, अब बस इतना ध्यान में रखना, बेसिकली हम लोग साइकिल ये समझते हैं जो हम चल के आते हैं, जिससे आप लोग आए होंगे, उसको साइकिल कहते हैं। दरअसल उसको साइकिल नहीं कहते, उसको बाइसाइकिल कहते हैं। एक ट्राइसाइकिल होता है जिसका मान ली हैंडीकैप लोग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनको 3 पहियों वाली साइकिल होती है। तो बाइसाइकिल जो आप चलते हो, जिससे चल के आए, वो बाइसाइकिल है। इसमें 3 पहिया लगा, वो ट्राइसाइकिल है। और साइकिल क्या है उसको समझो। साइकिल बस इसी को बोलते हैं, चक्र को। जैसे वाटर साइकिल जल चक्र, कार्बन साइकिल कार्बन का चक्र। ठीक है, कोई ऐसे गोली आकृति बन गई, मतलब यहां से शुरू हो जाए फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाए, वो साइकिल है। साइकिल मतलब नहीं जिससे आप चल के, वो बाइसाइकिल है, 2 पहिया होता है उस पर। ठीक, अब आप देखिए मैंने क्या कहा, प्रत्यावर्ती धारा, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? टी से। और टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सब पिछले क्लास में सब बताए हैं, आज सिर्फ रिकैपिंग हो रही है। क्या कहा मैंने? अगर आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड क्या है, आवर्तकाल क्या है, तो एक चक्र को, एक चक्र का मतलब कैसे कि एक कंप्लीट साइकिल को पूर्ण करने में, मैं पूछूं इस सब, इसको छुपा दे रहा हूं इतना दूर को, मैं पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे अर्धवृत्त है। आधा चक्र आपको दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है आपको? आधा चक्र दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना। अगर इस पोर्शन को इधर लगा दें या इस पोर्शन को यहां लगा दें, तो ऐसी आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, एक कंप्लीट चक्र बनेगा। तो हमने कहा क्या, इसकी डेफिनेशन होती है आवर्तकाल की। भी पूछे जाते, सब एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर यहां से बनता है। तो पूछा जाता है कि आवर्तकाल क्या है, तो आवर्तकाल बस आप इतना बताएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूर्ण करने में जो समय लगा, वही क्या है? आवर्तकाल है। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? आवर्तकाल क्या है कि एक चक्र को, और चक्र माने क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा रिवॉल्यूशन, ये चीज यहां से यहां तक कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, वही क्या है? आवर्तकाल है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये चीज ध्यान देना, चक्र का मतलब ये चीज होता है, और इसको इंग्लिश में साइकिल कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन कैसे करते हैं? टाइम पीरियड मे बी डिफाइन एज द टाइम दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन सर्कल, वन साइकिल। मतलब एक चक्र को पूर्ण करने में जो समय लगे वही क्या है? टाइम पीरियड है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कल की बात थी, आज वाले बात पे आगे बढ़ते हैं। तो रिकैपिंग हो रही थी, आज हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, आवृत्ति। ये आपका तीसरा पॉइंट है, क्योंकि 2 बिंदुओं को मैंने कल परिभाषित कर दिया था। तो आज हम सीखेंगे आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहां पे हम इसको डिनोट करेंगे एफ से। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है? एफ होता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आप समझिए पहले, फिर लिखते हैं, हम डेफिनेशन लिखेंगे, समझ में आएगा। सबको टाइम पीरियड समझ में आ गया अच्छे से? कोई ऐसा जिसको टाइम पीरियड ना हो? टाइम पीरियड बिल्कुल सिंपल, मतलब एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय। वो साइकिल किसकी है? साइकिल माने हम बाइसाइकिल नहीं समझेंगे, साइकिल माने चक्र है, हिंदी में चक्र ही कहेंगे। कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय ही हमारा क्या है? आवर्तकाल है, जिसको टी से दर्शाते हैं। और टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, वीडियो देखेंगे आप, वहां पे क्लियर हो जाएगा। आवृत्ति समझते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आप जितने चक्र पूर्ण कर लें। बात समझिए, अगर एक चक्र को पूर्ण करने में जो समय लग रहा है वो हमारा टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। लेकिन अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें, 2 तरीका, 2 डेफिनेशन बताऊंगा आपको। पहला डेफिनेशन क्या है कि 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण हो जाए, 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितने हो जाए, मतलब चक्रों की संख्या
एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण करने वाला जो चक्र है उसकी संख्या को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। पता लगा एक सेकंड में 10 चक्कर, आपने 10 सर्कल को कंप्लीट कर लिया, एक सेकंड में आपने 10 बार ऐसे रोटेट कर लिया, तो वो क्या होगी? 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, आधा किया तो आधी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ये बात आप ध्यान में रखिए, जो हमारे यहाँ करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 होती है, भी ध्यान रखिए। और अमेरिका में 60 होता है। ये तो आपको आगे लिखवाएंगे हम जब पढ़ाएंगे फीचर्स के बारे में। 50 इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? ये बल्ब एक सेकंड में 50 बार जल रही है, 50 बार बुझ भी रही है, इसलिए आपको दिखता नहीं, पता नहीं लगता, माइक्रो सेकंड में सारी घटनाएं चलती हैं। ठीक, ये बात क्लियर होगी? जैसे पंखा बड़ी तेज चलने लगे तो लगता है जैसे पंखा चल ही नहीं रहा है, आर पार दिखाई देने लगता है। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी चल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन को कंप्लीट किया जाए, जितने चक्कर को कंप्लीट किया जाए, वही क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, या बिल्कुल ये भी ना समझ में आया, बहुत साइंस लग रहा है, तो उससे बेहतर तरीका है कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही आवृत्ति है। 1/t = f। ये बिल्कुल, जब कुछ ना याद हो तो ब्रह्मास्त्र लगा दीजिए, इसको काम चल जाएगा। ठीक, चलिए लिखते हैं, डेफिनेशन को लिखिए। लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिल, यहां पर भी साइकिल शब्द ही यूज किए हैं, हमें लगा चक्र करेंगे। एक सेकंड में जितनी साइकिल, तो साइकिल माने बाइसाइकिल नहीं समझेंगे, बात ध्यान में रख लीजिए। साइकिल, एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन अथवा करके लिख सकते हैं, आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? f से। f इज इक्वल टू कितना होता है? 1/t। देन f इज इक्वल टू, t का मान अभी भी बताया था 2π/ω, तो ω/2π हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ω/2π। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इसके मात्रक पे आ जाए, मात्रक क्या होगा? SI यूनिट पे अगर आते हैं, मात्रक या यूनिट पे आ जाए, इसका एक होता है हर्ट्ज, और टाइम का व्युत्क्रम है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड या टाइम इनवर्स आप मान के चलिए, अगर घंटे में तो घंटा इनवर्स, नहीं तो सेकंड इनवर्स। वैसे सेकंड में ही लिखते हैं ज्यादा, सेकंड इनवर्स। इतना आप लिख लीजिए, और जो वीडियो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, कंप्लीट कर दें। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी कला। कला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेज। फोर्थ टॉपिक है अपना फेज, कला। ठीक है, फेज क्या होता है? देखिए, इसके पहले हमने जो ग्राफ बनाया था, आप उसमें ध्यान से देख रहे थे कि जैसे जैसे करंट चल रही थी, जैसे जैसे वोल्टेज चल रही थी, उसी के साथ साथ क्या चल रहा था? भले उसकी एम्पलीट्यूड, उसके शिखर बिंदु छोटी थी, भले इसकी नीचे नीचे चल रही है, लेकिन साथ साथ चल रही थी। अगर साथ साथ कोई चीज चले, हम कैसे जानेंगे साथ साथ चले? साथ साथ चलने के पीछे रीजन समझो। यहां देखो,
तीन चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने दिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन या a साइन ओमेगा टी। एक दूसरा इक्वेशन दिया हमने a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5। फिर y3 हमने एक इक्वेशन दे दिया a इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 5, समझिए इसको। या एक यहां पे हमने दे दिया y नॉट इज इक्वल टू a साइन या b साइन ले लो तभी तो डिफर होगा, b साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अगर मैं पूछूं इस, आपको चार फलन यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझो, किसी भी डिपार्टमेंट से ऑप्शन से नहीं है, अगर बायो से भी हो तो कोई घबराने की बात नहीं, हम आपको बता देंगे यहाँ पे सब चीजें आप सब पढ़ें। देखिए बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है, बहुत यहाँ पे रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। देखिए टी के बगल में जो चीजें होती है उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट इंग्लिश में कहते हैं, शायद उसको अचर कहते हैं, क्या इंग्लिश में शायद अचर कहते हैं, बाकी आप इतना जानो टी के जस्ट बगल में कौन है? ओमेगा है। टी के जस्ट बगल में कौन है? ओमेगा है। अब यहाँ पे टी के बगल में आप ये समझिए साइन का फंक्शन क्या है, आप इस तरीके से समझिए, टी के बगल में ना समझिए। यहाँ पे साइन किस पर परिभाषित है? ओमेगा टी पर। साइन किस पर परिभाषित है? ओमेगा टी पर। या साइन यहाँ पे किस पर परिभाषित है? ओमेगा टी प्लस 5 पे। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 5। देखो कोई भी दो तरंगे, वो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, कोई भी हो, कोई भी दो तरंगे अगर वो सेम कला में कब होंगी? जब उनका ये जो डोमेन वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट है, ओमेगा टी क्या है? दोनों में सेम है ना, तो सेम फेस में है। अब ये वाला क्या, अगर मैं पूछूं इसका फेस कितना है तो आप कहेंगे ओमेगा टी है, मैं कहूँ इसका कितना, आप कहेंगे ओमेगा टी प्लस 5 है। आगे कौन चल रहा है? आगे ये चल रहा है, ग्राफ बनाएंगे आगे आगे चलेगा। अब ये क्या है? ओमेगा टी माइनस 5 है, तो क्या चलेगा? ओमेगा टी से पीछे पीछे चलेगा। समझ रहे हैं? अगर कोई आपके साथ चल रहा है तो सेम फेस में है। तरंगे भी क्या होती? दो तीन तरंगे, अभी आप पढ़ाएंगे सेकंड बुक में ऑप्टिक्स में, तीन चार तरंगे एक साथ चल रही हैं, तो किसी का फेस सेम होगा, किसी का फेस सेम नहीं होगा। फेस सेम होने से इतना मतलब साथ साथ चल रही हैं। आगे पीछे चल रही हैं तो सेम फेस में नहीं है, मतलब अलग अलग उनकी कलाएं हैं। कला से बस इतना समझ में आया कि नहीं? कला माने यहाँ आर्ट नहीं है, कला मतलब यहाँ पे क्या है? साथ साथ चलना ही कला है। ठीक है, तरंगों के लिए लागू होता है। क्या मैंने बताया? जैसे मैंने कहा, अब मैं पूछूं इसमें से कौन कौन सेम फेस में है, आप कहेंगे हाँ यहाँ ओमेगा के बगल में साइन के बगल में ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन के बगल में ओमेगा टी है, तो इसका मतलब है कि y0 y1 क्या है? सेम फेस में है। मैं पूछूं ये सेम फेस में नहीं है, फॉरवर्ड चल रहा है, अग्र चल रहा है। आगे पढ़ाएंगे इसी में अग्र और पश्च के बारे में बताएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे लेके चलते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो ओमेगा टी से एक कदम आगे चल रहा है, तो आगे नहीं है। ये क्या हो रहा है? ओमेगा टी माइनस 5 है, मतलब पीछे चल रहा है। तो सेम कला का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई तरंगे साथ साथ चल रही हैं, इसका मतलब क्या है? वो दोनों सेम फेस में हैं। क्लियर है? तो चलिए आते हैं, फिलहाल हम यहाँ पे तरंगों के लिए सीखेंगे। तरंग क्या है? यहाँ पे करंट के लिए सीखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। आते हैं इसके डेफिनेशन पे, लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तथा प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में साइन का कोणांक, साइन से कोणांक से मतलब है ए वाला पोर्शन जो साइन के बगल में है, इसको कोणांक कहेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे साइन के बगल में साइन का कोणांक
ओमेगा टी प्रत्यवर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का कला है, कला या यूं कहें फेस है। ठीक, लिख लीजिए इसको लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो समझो चैप्टर के स्टार्टिंग पोर्शन पे ही थे हम लोग, बस जान रहे थे टूल्स अपना। अब आएंगे धीरे धीरे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ। एक डेरिवेशन कराए थे कल वाले में, उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है। वो आता है 5-5 नंबर तक चीजें पूछी गई हैं, वो चीज 5 नहीं तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 नंबर में पेपर में आते हैं, तो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ओके, इसके पहले आप लोग चैप्टर पढ़े हैं? कोई पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं पढ़े हैं अभी? नहीं पढ़े तो भाई थोड़ा सा वीडियो आप लोग देख लीजिए उसको, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो बड़ी समस्या है। नहीं, फिर भी हम रिकैप करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो है आपके पास, आप उसको पलट के देख लीजिए यूट्यूब पे। बिल्कुल आराम से चीजों को बताएगा। एटलीस्ट आप उतनी चीजों को देख रहे हैं, डेफिनेटली बता रहे हैं। मतलब अगर आप और भी बुक वगैरह को नहीं टच कर रहे हैं तो मान के चलिए आप 70 नंबर का आपका पेपर होता है तो 60+ आप गेन कर सकते हो इजिली, ये बात बिल्कुल मान के चलिए। और बोर्ड एग्जाम में देखो नंबर लाना एक जस्ट आर्ट होता है, एक कला ही होता है भी, आप मान के चलिए। ठीक, उस कला को बस सीखना। देखो बोर्ड में ये चीज ध्यान हमें रखना पड़ता है, क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना है। बातें समझ रहे हैं? कुछ ही चीजें ही आती हैं, ऐसा नहीं है जो भी आएगा इसी किताब से आएगा, कोई इसी किताब से बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक, तो कुछ चीजें होती है, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है कुछ बातों को ध्यान में रख के चलता, नहीं हमें ये पोर्शन देखना है, ये लेके चलना है, तो उन चीजों को भी आपको बताएंगे। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप तैयारी करिए। चलिए हेडिंग डालिए अगला, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दो। 2 डेरिवेशन कराएंगे, दोनों में से एक उम्मीद है कि 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जाए। 2 डेरिवेशन या फिर ये आएगा, एक अगला वाला आएगा, डेफिनेटली यहां से पूछी जाएंगी। ठीक, पहले इसके पहले हम लोग लिखेंगे मीन करंट क्या होती है। मीन करंट हेडिंग डाल दीजिए, माध्यमान, मीन वैल्यू, माध्यमान दोनों का देखेंगे। माध्यमान, इसको इंग्लिश में कहेंगे मीन वैल्यू। ठीक, चलिए पहले इसके डेफिनेशन को लिखते हैं, फिर समझाते हैं आपको कैसे होता है। फिर इसका एक डेरिवेशन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए, प्रत्यवर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यवर्ती धारा का मान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप में, दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तित होती हैं, आवर्त रूप में परिवर्तित होती है। आगे, इसके कारण इसके मान में, इसके कारण इसके मान प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं, प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। ठीक, क्योंकि वो साइन ग्राफ को फॉलो करता है, आप देख रहे हैं हर एक क्षण ग्राफ ऊपर नीचे हो रही है, तो वही इसलिए हमने लिखा बदलते रहते हैं। आगे लिखिए, एक चक्र में भिन्न भिन्न
एक चक्र में भिन्न भिन्न छड़ों पर इसके मान मतलब इसकी जो वैल्यू है भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आगे लिखिए, अतः एक पूर्ण साइकिल के लिए, अतः एक पूर्ण साइकिल, यहां साइकिल का मतलब चक्र से लेंगे, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है। इस शून्य को आप अंडरलाइन कर लेंगे, जीरो होता है, अभी समझा रहे हैं जीरो क्यों है। शून्य होता है, मीन वैल्यू की करंट कितनी की वैल्यू होती है, जीरो होती है। और यही कारण है कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर? इतना लिखिए फटाक से, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे आप लोग। ओके, देखिए यहां पे देखो, मैंने अभी भी एक ग्राफ बनाया था ऐसे। आप देखिए, हम एक चक्र की बात करते हैं, एक चक्र की बात करेंगे तो इनको आप इरेज कर दीजिए, इतने पोर्शन को। ये तो वन चक्र है कि नहीं, इसको उठा के यहां सेट करेंगे तो एक साइकिल, इसको यहां सेट कर दिए तो एक साइकिल। वन चक्र में हर क्षण मान चेंज है कि नहीं, देखो हर क्षण। यहां पे वोल्टेज दिखाते हैं या तो टाइम दिखा रहे हैं, टाइम देखो इतना हुआ, फिर वैल्यू इतनी हो गई, और टाइम यहां गई इतनी हो गई, मैक्सिमम हो गई इस पॉइंट पे जाके, फिर घटना शुरू की, फिर घटना शुरू की, फिर घटते घटते जीरो हो गई, फिर बढ़ते बढ़ते विपरीत दिशा में बढ़ रही है। नीचे का मतलब क्या, विपरीत दिशा में। ठीक है, पता लगा यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, फिर घटना 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 घटना, फिर -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे हो रहा है ना। अगर जितनी मान पॉजिटिव में ऊपर बढ़ रहा है उतना ही मान तो नीचे नेगेटिव में हो रहा है, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। जैसे अगर हम माध्य निकाले, माध्य में हम क्या करते थे, जैसे मैंने कहा कि 3 संख्या है, x1 x2 है, माध्य निकालो, x1 x2 कितने हैं, 2 हैं, बटा 2 करते थे, माध्य निकल जाता था, मीन आ जाता था। वही तो कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहा है। कैसे पता लगा कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, जैसे यहां पे ले लिया -5, नहीं पॉजिटिव से चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 मान लो मैक्सिमम पॉइंट हो गया। फिर उधर नीचे वाले चलिए ले लेते हैं, -1 -2 -3 -1, सबको जोड़ें कितना आएगा, 0। 0 आ गया, अब नीचे चाहे जो लिखिए, 0 तो आएगा ही ना। तो मीन करंट क्या है, मीन वैल्यू का मतलब होता है, आप बस इतना लिखिएगा कि प्रत्यावर्ती का जो मान होता है वो क्या होता है, प्रति क्षण बदलता रहता है, प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है। आप देख नहीं, ग्राफ कहीं रुक रहा है क्या, ग्राफ आप कहीं सीधा देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ग्राफ चल के बिल्कुल सीधा हो जाए, सीधी लाइन तो है ही नहीं। हर क्षण इसका मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम एक कंप्लीट सर्कल में सभी मानों को लिख देंगे तो जितना ऊपर पॉजिटिव आया है उतना ही तो नीचे नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूछा जाता है पेपर में कि एक कंप्लीट सर्कल के लिए, यहां पे लिखा गया है, देखिए, अतः एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है, 0 होता है। 0 समझ में आया कि नहीं, जितना ऊपर पॉजिटिव उतना ही नीचे नेगेटिव है। ठीक, अच्छा, ये धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता,
आप कभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गए होंगे तो एक मशीन होता है ऐसे, उसमें वायर लगा होता है, तो वायर से क्या करता है, सर्किट को छूता है, उसमें एक तार होती है, नीडल होती है, सुई ऐसे ऐसे हिलती रहती है। उसका हिलना ये बता रहा है कि उसके अंदर धारा की उपस्थिति है। एक चीज और बता दें, धारा मापी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, जी से लिखते हैं। एक होता है अमीटर, उसको ए से लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर को इससे लिखते हैं जी से। सर्किट में हम यूज करते हैं, परिपथ बनाए कहीं जी लगा देंगे तो जी का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी। ये क्या है, ये भी धारा को मीजर करता है। और एक होता है वोल्टेज, विभव मापी। तीनों का, ये तो आप जानते हैं विभव का काम करता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर का काम क्या है, दोनों का मान धारा बताना है। अगर दोनों का मान धारा बताना है तो क्या जरूरत थी इसको बनाने को। तो एक चीज ध्यान दो, अमीटर यदि कहा जाए तो करंट का परिमाण बताएगा। जैसे यहाँ पे अमीटर लगा दी इस वायर में तो बताएगा 5 एम्पियर की करंट है, 10 एम्पियर की है। गैल्वेनोमीटर ये चीज नहीं बताता। गैल्वेनोमीटर बताता है कि धारा की उपस्थिति है कि नहीं है। ये नहीं बताएगा 5 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 15 एम्पियर नहीं बताएगा। आप अपने बॉडी को भी टच करेंगे गैल्वेनोमीटर से तो भी डिफ्लेक्शन बताएगा। हमारे शरीर में भी करंट फ्लो कर रही है। जो बायो के होंगे जान रहे होंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। आयरन पिगमेंट जब मूव करेंगे तो करंट वहां पर भी जनरेट होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो गैल्वेनोमीटर किस चीज का काम करती है कि धारा की उपस्थिति को बताता है। जैसे ये है, इसको अगर हमने यहाँ पे टच किया तो डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, करंट नहीं आ रहा है, लेकिन पता लगा इस वायर को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धाराएं बह रही हैं, तो डिफ्लेक्शन पक्का होगा, ऐसे हिलेगा। हिलने का मतलब क्या हो नीडल का, कि करंट है, थोड़ा हो, बहुत हो, अधिक हो, ये नहीं बताएगा, लेकिन है। तो लेकिन यहाँ पे कोई विक्षेप ही नहीं है, इसका मतलब कोई करंट ही नहीं है नेट फील्ड में। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको IRMS से एक रिलेशन स्थापित करते हैं। यहाँ पे हेडिंग तब लिखेंगे। ये मीन वैल्यू से समझ में आ गया कि नहीं? मीन वैल्यू दोनों का होता है, वोल्टेज का भी होता है और धारा का भी होता है। चलिए अब इसके बाद हेडिंग लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान तथा प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान तथा वर्ग माध्य मूल मान माध्य मूल मान माध्यमान तो मैंने आपको बता दिया ना। अभी हम बताएंगे इस ए क्या होता है, अभी इसको डिफाइन करेंगे। माध्य मूल मान क्या होता है? IRMS करंट इसी को कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसके परिभाषा में, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है, या इसको ऐसा लिखना चाहो, एक इंग्लिश में लिख लीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन मीन करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट के बीच में हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है, मतलब IRMS करंट और I0 में क्या रिलेशन होता है। ठीक, चलिए इसको पहले लिखते हैं फिर आपको फाइनली समझाते हैं। लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, इसको हम IM से रिप्रेजेंट करेंगे। IM इज इक्वल टू 1/T/2। इसको लिखिए, इस चीज से डिराइव करेंगे, यहीं से डेफिनेशन क्रिएट होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T/2 I dt होता है। देखिए, ऐसा मैथमेटिकली, मतलब गणितीय रूप से
ऐसा देखा गया कि जो प्रत्यवर्ती धारा का जो मीन मान होता है, जिसको अभी अभी हमने कहा कि एक कंप्लीट चक्र के लिए किसका कितना होता है, उसकी वैल्यू 0 होता है, लेकिन हर जगह थोड़ा 0 है। पता लगा पहले चक्र में आप कहीं जाएंगे किसी बिंदु पर कुछ मान को तो बताएगा, वो तो ओवरऑल 0 है, लेकिन किसी पॉइंट क्षण पे उसका कोई ना कोई मान होगा। तो हमने कहा एक छोटे से समय t पर, dt का मतलब क्या होता है, एक छोटे से समय, एक सूक्ष्म समय t पर उस im माने मीन, माध्य, करंट मतलब मीन वैल्यू ऑफ द करंट क्या वैल्यू होगी, तो उसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, 1/t/2। t क्या है, टाइम पीरियड है। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से t/2 तक। क्लियर है यहां तक? चलिए, अभी भी मैंने आपको बताया एक चीज, क्या बताया, जब आपको फेस पढ़ा रहे थे हम, तो हमने बताया था कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। ये बात भी हमने बता दिया, यहीं से तो फेस को डिफाइन किए थे। अब क्या करना है आप मुझे बताओ, यहां जो I है, क्या इस I के प्लेस पे मैं I0 साइन ओमेगा टी नहीं लिख सकता? लिख सकते, तो यहां पे रख देते हैं। IM इज इक्वल टू 1/t/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2। यहां क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी dt। इतनी बात से सहमत हैं? इतनी बात से सहमत हो तो आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पे, चूंकि आप एक चीज और जानते हैं, t बराबर, मैंने टाइम पीरियड में क्या बताया था, t इज इक्वल कितना होता है, 2π/ω होता है। कितना होता है, 2π/ω होता है। तो यहीं से यदि मैं पूछूं आपसे कि t/2 कितना होगा, तो आप कहेंगे यहां से 2 भाग किया तो इधर भी 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, π/ω हो गया। इतनी बात से सहमत है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जरूरत है, यहाँ t/2 है, इधर भी 2/2 है, तो दोनों t/2 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, π/ω लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे Im इज इक्वल टू m फॉर मीन, मीन ध्यान रखेंगे, ठीक। तो यहां बताओ क्या लिखेंगे, t/2 की वैल्यू कितनी है, π/ω। अब π/ω लिखेंगे तो पाई नीचे, ओमेगा ऊपर, पलट जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, तो भाई 0 ही रहेगा, लेकिन t/2 के प्लेस पे कितना लिखेंगे, π/ω। क्या ये बात आप समझ रहे हैं जो हम चेंजिंग कर रहे हैं? और यहां तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिख दो इसको, I0 साइन ओमेगा टी dt। क्लियर है इतना? यहां तक बात स्पष्ट है? किसी को कोई इफ बट हो तो बताइए, होना नहीं चाहिए यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, ये रिलेशन पूछा जाता है, यही संबंध है, आता है 2 से 3 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर तक। अब बताओ, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, नियत मान होता है, उसको बाहर कर देते हैं। यहां जो परिवर्तन होगा सिर्फ साइन ओमेगा टी में ही होगा, ओमेगा I0 का कोई जरूरत नहीं है, उसको बाहर करो, आप जाइए, आपकी जरूरत यहां पे नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, हम बाहर लिख देंगे। तो Im बराबर कितना आ गया, ओमेगा अपॉन पाई, और I0 क्या था, कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन साइन का हम उसको बाहर ले लेंगे, क्योंकि इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। I0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/ω। अब बस कितना आ गया, साइन ओमेगा टी dt। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके सापेक्ष में, समाकलन यहां पे जो हो रहा है वो t के सापेक्ष में कर रहे हैं, t है ना, तो चेंज t ही होगा, ये ओमेगा टी कांस्टेंट है। अच्छा, यहीं पे अगर हम डी ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करते तब ओमेगा परिवर्तित होता, टी कांस्टेंट होता। चलिए इसके बारे में बताएंगे, अभी के लिए इतना आप जानो। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला आप जान लो। फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा, साइन एक्स dx का मान कितना होता है बताइए, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं, कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहां तक क्लियर, कुछ डाउट नहीं है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। चलिए इधर का पोर्शन लिख लिया आप लोगों ने, इधर वाला नहीं लिखे, तुरंत जल्दी से लिख लीजिए।
दो डेरिवेशन है, 101% मान के चलिए आएगा तो आएगा, भी बता दिया। ये पढ़ लो, एक और कराऊंगा, वो आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे LCR सर्किट, 101% लिख लो आएगा, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बता रहे हैं, उससे परे नहीं है आप, डेफिनेटली उसी से आएगा क्वेश्चन। इधर वाला लिखना, उधर वाला भी छोड़ देना, इसको इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी, यहां तक सबका हुआ? लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ पोर्शन है हो गया आपका? चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब आगे देखिए कहानी क्या कहती है। अभी भी मैंने क्या बताया आपको, अभी भी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना होता है, माइनस cos x होता है। तो आप कहेंगे सर हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ तो ओमेगा और t बैठे हुए हैं, आपने x का फॉर्मूला बताया, तब क्या करेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, x हो तो माइनस cos x प्लस c हो जाता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर ओमेगा t बैठा हुआ है कि नहीं? समस्या हुआ, कोई बात नहीं। आप मैथ्स के होंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो दूसरा अभ्यास है उसमें सब्स्टिट्यूशन यही सिखाया गया है। आप लोग भी घबराइए मत, इसको हम मान लेते हैं टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी। अपनी तरफ से मैंने मान लिया क्या है, टी। तो यहां पे देखिए फिर से लिख रहे हैं, क्या दिया गया, आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है? इस ओमेगा टी, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला बताया वहां सिर्फ एक चीज वो भी यक्स है, यहां तो पता लगा dt दिख रहा है, ओमेगा टी दिख रहा है, इसे कैसे हो जाएगा? तो सब ऐसे कैसे नहीं होता। देखिए यहाँ पे पुट t इज इक्वल टू कितना रखेंगे, t मत लीजिए, कोई और साइन लीजिए, क्योंकि यहाँ भी t है, कुछ और ले लीजिए, u ले लेते हैं। u इज इक्वल कितना हमने ले लिया, ओमेगा टी, मतलब इस ओमेगा टी के स्थान पे क्या रखेंगे, ठीक, u रखेंगे। तो इसको अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा dt, लेकिन यहाँ t को सब्सटीट्यूट करना, तो dt इज इक्वल कितना हो जाएगा, du अपॉन ओमेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करिए, ध्यान से समझो, dt के स्थान पे क्या रखेंगे, du अपॉन ओमेगा, ओमेगा t के स्थान पे क्या रखेंगे, ये दोनों डिब्बे बस ध्यान में रखो, बाकी भूल जाओ सबको। अब यहां पे आ जाओ, इसको भी परिवर्तित कर लेते हैं। यहां तो जीरो का जीरो ही रहेगा। अब u कैसे चेंज होगा, अब बताओ ये ऊपर वाली लिमिट कितनी होगी, अगर t बराबर यहां पे कितना रख दें, t अपॉन ओमेगा, तो सिर्फ पाई आ जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ पाई आ जाएगा। कैसे किया मैंने, देखो यहां पे जैसे t पाई अपॉन ओमेगा है, लेकिन यहाँ पे हाँ ये चीज देखो, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो पाई आ जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे साइन लिखेंगे, ओमेगा टी के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, u, और dt के स्थान पे क्या लिखेंगे, dt अपॉन नीचे कौन बैठा है, ओमेगा। क्लियर है? तो चलिए कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, सॉरी du हो जाएगा। आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई साइन u du, और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, इसको हमने बाहर लिया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो यहां से आई एम इज इक्वल टू कितना आ गया, आई नॉट अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई साइन u du। अब तो शक्ल मिल रही है इससे, हाँ, अब तो ऐसा कहानी नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ u है, यहाँ u है, यहाँ x है, यहाँ x है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा माइनस कॉस u लिखने में, क्योंकि यहाँ x था तो इधर x आया, तो वहां u है, इधर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, यहां से आई एम इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई, इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस कॉस u, और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट कितना है, जीरो, अपर लिमिट कितना है, पाई। क्लियर है जी? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, अब अपर लिमिट को रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे, आई एम इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई ब्रैकेट में,
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर ऊपर, ऊपर कौन बैठा है? पाई है, तो यू का स्थान पे किसको रखेंगे? पाई को रखेंगे, तो माइनस कॉस पाई, फिर जीरो रखेंगे यहां पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस जीरो। क्लियर है? तो आई एम इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई। चलिए कौन बताएगा? कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। कॉस वाई की वैल्यू ध्यान में रखें कितना होता है? -1। ऑलरेडी एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां कितना आ गया? +1। और कॉस जीरो की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 कितना हुआ? 2। तो कितना आ गया? 2i0 अपॉन पाई हो गया। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए आप लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें जो वीडियो देख रहे हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद रिकैपिंग कर रहे हैं हम। चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, आप सब पाई की वैल्यू जानते हैं कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 या 3.14 हम रख सकते हैं। रख के सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा आई एम इज इक्वल टू 0.6637 I0। यही होता है ये रिलेशन। आप याद कर लीजिए किसके किसके बीच का संबंध है। ध्यान से देखिए, I0 क्या है? पीक करंट है, शिखर धारा। प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान है? शिखर मान है, सर्वोच्च मान है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। IM क्या है? मीन करंट है। ठीक है, तो यहां से एक चीज कंफर्म हो गया कि मीन करंट और I0 में एक संबंध हो गया। पेपर में आएगा कि I0 का मतलब हो गया कि शिखर धारा का मान तथा माध्य धारा के मान में जो संबंध है उसको स्थापित करिए। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। वहां पे लिख लीजिए सब लोग। 1 मिनट लगेगा मुझे इसको रिकैप करने में, एक बार फिर से बताऊंगा। किसी कोई डाउट हुआ जल्दी से लिख लीजिए। तब इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे IRMS और I0 के बीच में एक रिलेशन बता देंगे। उन दोनों में से पक्का आएगा। फिर आ जाएंगे तुरंत L, C और R, फिर LCR पे आ जाएंगे। पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर और जनरेटर। चैप्टर फिनिश। 3-4 दिन लगेंगे न्यूमेरिकल में। 1 हफ्ते का है नेट पोर्शन, फिर उसके बाद हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे अब तक हम लोगों ने देखा क्या? IM इज इक्वल टू ओमेगा पाई I0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी dt होता है। लेकिन हम जानते हैं रूल क्या होता है कि साइन x dx होता है। यहां ओमेगा टी 2 वैल्यू है, तो कोई बात नहीं, हम उसको u मान लिया। तो u बराबर कितना आ गया? ओमेगा टी। दोनों साइड हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन क्या किया? तो यहाँ d ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा dt आ गया। लेकिन जरूरत किसकी है? dt की। तो dt इज इक्वल कितना आ गया? du अपॉन ओमेगा। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट किया तो कितना हो गया? आई एम इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई I0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से यहाँ पाई क्यों आ गया? क्योंकि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ तो बचा क्या? पाई, इसलिए पाई हुआ। साइन यू डी यू, इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। क्लियर है? ओमेगा क्या है? कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। बाहर लिया तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। क्लियर है? तो बचा क्या? I0 अपॉन ओमेगा हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई साइन यू डी यू। अब साइन यू डी यू है तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? माइनस कॉस यू आएगा। और लोअर लिमिट कितनी है? 0 है। अपर लिमिट कितनी है? पाई है। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट पहले रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट पाई था, यहां रख दिया, फिर माइनस, और माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर यहां क्या लिख दिया? प्लस 0, सॉरी कॉस 0। 0 की लिखा क्योंकि लोअर लिमिट है। क्लियर? और कॉस पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है? -1। ऑलरेडी माइनस 1 लगा है तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए +1, फिर प्लस कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है? 1 1 1 कितना हो गया? 2। तो IM इज इक्वल टू कितना आ गया? 2I0 अपॉन पाई। क्लियर है? और इसको सॉल्व करेंगे, इसको याद कर लेना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पे। ठीक है? 22/7 मान है तो यहां पे तो एग्जाम में भी वही मान होगा, तो इसको याद कर लीजिए आप। 2 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0.637। ठीक है? और यही रिलेशन किसके किसके बीच में होता है? I0 और IM। ठीक है? आप लोग कोई भी चीज फिजिक्स में पढ़िए कभी भी, उसकी इंग्लिश पॉइंट जरूर जान के चलो।
आपको तभी पता लगेगा इसका नाम एम क्या है, मैंने क्यों लिखा। अगर सिर्फ हिंदी में माध्य धारा पढ़ के चल रहे हो तो आपको जीवन में नहीं पता लगेगा हमने क्यों आई एम से प्रदर्शित किया। एम फॉर मीन, जब आप लिखेंगे मीन करंट तब दिमाग में सेट होगा, हाँ एम का मतलब ही मीन है। अभी मैं पढ़ाऊंगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो उसका सिंबल होता है IRMS, तो आपको पता ही नहीं लगेगा IRMS RMS इसका नाम कहां पड़ा। तो RMS का मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। कल के टॉपिक में हम IRMS और I0 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद L प्योर सर्किट, L R सर्किट और L C सर्किट, और टाइम हुआ तो L C R तीनों को मैं कंबाइन करके बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।